मेरे फेवरेट सीरीज में से एक द क्विंट एसेंशियल क्विंटप्लेट्स फाइनली अपने मूवी के वर्ल्ड वाइड रिलीज के साथ एंड हो गया है। मुझे आज भी याद है जब मैंने इसका पहला एपिसोड स्टार्ट किया था और ये मुझे बिल्कुल एवरेज लगा था और मैंने उसके फर्स्ट एपिसोड से ही उसको ड्रॉप कर दिया था, लेकिन आज ये मेरे फेवरेट सीरीज में से एक है। तो आखिर क्यों मुझे एक हारेम एनीमे इतना ज़्यादा पसंद आ गया? आखिर वो क्या बात है क्विंट एसेंशियल क्विंटप्लेट्स में जो इसको इतना अच्छा बनाती है, और क्यों मुझे इसकी मांगा एंडिंग पसंद नहीं है? एंड फाइनली क्या इसके मूवी ने इसकी एंडिंग को इम्प्रूव किया है या फिर नहीं? लेट्स फाइंड आउट। द क्विंट एसेंशियल क्विंटप्लेट्स की शुरुआत भी सभी स्टोरीज की तरह एक आइडिया के फॉर्म में हुई। एक आइडिया कि 5 बहनें एक ही लड़के से प्यार करती हैं, और ये आइडिया आया था नेगी हारुबा के माइंड में, जो कि आगे चलकर इस मांगा के ऑथर बनने वाले थे। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में अपने एडिटर को इस आइडिया के बारे में बताया था, लेकिन उस एडिटर ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। इसके काफ़ी टाइम बाद अपने पिछले मांगा रेनगोकू नो कारमा के एंड होने के बाद उन्होंने फिर से इस आइडिया को प्रपोज किया, और इस बार इनके एडिटर ने यह आइडिया एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद भी द क्विंट एसेंशियल क्विंटप्लेट्स डायरेक्टली पब्लिश होना स्टार्ट नहीं हो गया था। पहले इसका एक 1 शॉट रिलीज हुआ था, यानी कि एक चैप्टर का थोड़ा सा लंबा मांगा, जिससे कि ये टेस्ट कर सकें कि ये आइडिया अच्छा है या फिर नहीं। तो जब इसके 1 शॉट को लोगों ने पसंद किया, उसके बाद ही इसका सीरियलाइजेशन कोदांसा के वीकली शोनेन मैगजीन में स्टार्ट किया गया। ये वही मैगजीन है जिसमें ब्लू लॉक और हाजिमे नो इप्पो जैसे मांगा पब्लिश हो रहे हैं। हालांकि इसमें रेंट अ गर्लफ्रेंड भी पब्लिश होता है। एनीवेज, अपने सीरियलाइजेशन स्टार्ट होने के बाद द क्विंट एसेंशियल क्विंटप्लेट्स को बहुत पसंद किया गया और ये बहुत ही सक्सेसफुल मांगा बन गया। जापान में 2020 के फर्स्ट हाफ में ये बेस्ट सेलिंग मांगा की लिस्ट में नंबर 3 पे था, वो भी सिर्फ डीमन स्लेयर और वन पीस से नीचे, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी मांगा के लिए बहुत बड़ी बात है। द क्विंट एसेंशियल क्विंटप्लेट्स का मांगा इतना पसंद इसलिए किया गया क्योंकि एक बहुत ही यूनिक हारेम मांगा है। एक टिपिकल हारेम स्टोरी में एक लड़का होता है जिससे 3 या उससे ज़्यादा लड़कियां प्यार करती हैं। इस स्टोरी में इन लड़कियों को ज़्यादा केयर नहीं दिया जाता और इनका यूज़ मेनली फैन सर्विस के लिए किया जाता है, यानी कि पैंटी शॉर्ट्स, बाथ शॉर्ट्स एक्सेट्रा। लेकिन क्विंटप्लेट्स में ऐसा नहीं है। इसको पढ़ने या देखने पे आपको पता चलेगा कि नेगी एक्चुअली केयर करते हैं इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में। ये सभी कैरेक्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इनका डेवलपमेंट किया गया है। इसके अलावा इन सभी का फुतारो के साथ जो बॉन्ड है वो भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है ओवर द कोर्स ऑफ द सीरीज, एटलीस्ट मोस्ट का। और फैन सर्विस बहुत ही मिनिमम है। निगी ने खुद कहा है कि 35 शॉट्स जैसे फैन सर्विस से रीडर्स उस कैरेक्टर के बारे में केयर करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रोटैगनिस्ट है फुतारो, उसका पढ़ाई की तरफ सीरियस होना भी एक काफ़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि मोस्ट हारेम प्रोटैगनिस्ट परवर्ट टाइप से होते हैं, लेकिन फुतारो के साथ ऐसा नहीं है। फुतारो स्टार्ट से लेकर एंडिंग आर्क के पहले तक पूरी तरह से एक ट्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, और यही सब चीज़ों के कारण मुझे ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब कोई मांगा इतना सक्सेसफुल हो बोथ कमर्शियली और क्रिटिकली, तो उसके एनीमे के लिए एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाते हैं, और कई बार एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एनीमे उतना अच्छा नहीं निकलता। विंटर 2019 में तेजुका प्रोडक्शंस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया उसका पहला सीजन भी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से मैच नहीं कर पाया। ऐसा नहीं था कि इसका पहला सीजन बिल्कुल अनवॉचेबल था, बट इट वॉज एवरेज, कम से कम फर्स्ट हाफ में। और एवरेज होना एक बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर कोई शो अच्छा है तो आपको वह शो अच्छा होने के कारण याद रहेगा, और बुरा शो आपको बुरा होने के कारण याद रहेगा। बट मोस्ट एवरेज शोज को भूलना बहुत ही आसान होता है। मुझे भी इसके फर्स्ट एपिसोड को छोड़कर इसके सीजन 1 का कुछ भी याद नहीं है, और इसका फर्स्ट एपिसोड इसलिए क्योंकि मैं उसको एक बार फैन डब करने की कोशिश कर रहा था। रुको, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। मेरे ट्यूटर के साथ एक मीटिंग है, क्या तुम यहाँ से जा सकते हो प्लीज? वो मैं हूँ। क्या? तुम्हारा ट्यूटर वो मैं हूँ। एनीवेज, एक ठीक ठाक सीजन 1 के बाद सीजन 2 को एक दूसरे स्टूडियो बिलबरी एनिमेशन स्टूडियोज को दे दिया गया, जो कि 2 साल बाद विंटर 2021 में रिलीज करते हैं सीजन 2, और इसमें बिलबरी ने कमाल कर दिया। सीजन 1 के कंपैरिजन में एनिमेशन भी ज़्यादा बेहतर था और राइटिंग भी। द क्विंट एसेंशियल क्विंटप्लेट्स की मेन ताकत थी इसके कैरेक्टर्स। जिस तरीके से इसके कैरेक्टर्स को लिखा गया था और जिस तरीके से वो डेवलप होते हैं, मुझे याद नहीं है ऐसा कोई दूसरे हारम एनीमे या फिर मांगा में किया गया हो। और ये सीजन 2 में बहुत ही अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया गया है, जो मुझे सीजन 1 में थोड़ा सा कम लगा।
मुझे याद है जब मुझे पहली बार इस शो का पता चला था, लेकिन इसके फर्स्ट एपिसोड के बाद मैंने इसको ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये मुझे बहुत ही एवरेज लगा था। मुझे नहीं लगा था इसमें मुझे मज़ा आएगा इसके एनीमे को देखकर, लेकिन फिर भी मैंने इसके मांगा को एक चांस देने का सोच लिया एंड उसके मांगा को स्टार्ट करने के बाद आई लव्ड इट। मांगा में सीजन 1 की स्टोरी पढ़ने के बाद मैंने सीजन 2 को देखने का चॉइस किया, और जैसे कि मैंने कह ही चुका हूँ सीजन 2 वॉज रियली गुड, और उसके बाद मैंने फिर सीजन 2 को कंप्लीट कर दिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा सीजन 2 इसका। अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स जो मैं इसके मांगा के बारे में पसंद करता हूँ, जो कि एनीमे के सीजन 2 ने बहुत ही अच्छे तरीके से अडाप्ट किया था, इसके एनीमे में और भी एलिमेंट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जैसे कि मूवमेंट, मांगा में कैरेक्टर्स हिलते हैं। तो आई लव द कास्ट ऑफ द एनीमे, चाहे वो इचिका की वॉइस के लिए कानाजावा हाना हो, नीनो के वॉइस के लिए आयाना ताकेतात्सु हो, मिकू के वॉइस के लिए मिकू इतो हो, योत्सुबा के वॉइस के लिए आयाने साकुरा हो, या फिर इत्सुकी के वॉइस के लिए मेरी फेवरेट इनोरी मिनासे हो। सभी के वॉइसेस मुझे बहुत अच्छी लगी, और इनके जो सॉन्ग्स हैं, इस शो के जो सॉन्ग्स हैं, वो सब भी मुझे बहुत पसंद आए हैं। और फुतारो के वॉइस, द लेजेंड किरीतो के वॉइस, योशित्सु मात्सुओका सान को कैसे भूल सकते हैं। तो या इन सभी के परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। いのりん、みなせ起きなさいよ。いのりん、みなせさん、みなせちゃん起きて。 तो सीज़न 2 कंप्लीट करने के बाद मुझे पता चला कि इसकी मूवी आने वाली है, लेकिन मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकता था, तो मैंने मांगा को कम्प्लीटली रीड कर दिया, और मुझे इसका एंडिंग पसंद नहीं आया। हो सकता है इसका रीज़न ये हो कि जो 3 क्विंटप्लेट्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, वो तीनों ही फुतारो की वाइफ नहीं निकलती। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हेट द क्विंटप्लेट जो जीती, बट स्टिल ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और कमाल की बात यह है कि जिस तरह से इसके सभी कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे थे वो मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फुतारो और जो उसकी वाइफ, उन दोनों के जो बॉन्ड है उसको प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किया गया था। और ये एक बहुत ही आयरॉनिक चीज़ है कि जिसको मैं इसकी खूबी बता रहा था, उसी को मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया गया इस केस में। बट सच में मुझे लगा कि इन दोनों के बॉन्डिंग को और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एंडिंग बहुत ही बकवास था, लेकिन जितना ब्यूटीफुल बाकी का सीरीज है उसके हिसाब से एंडिंग और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता था। तो सिंपल शब्दों में मांगा के एंडिंग का मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूँ। तो मैं चाहता था कि कोई दूसरी क्विंटप्लेट जीत जाए, या फिर कम से कम थोड़े बेहतर तरीके से ये लोग एंडिंग करें, मे भी और ज़्यादा सीन्स डाल दें, कुछ तो करें कि इसकी एंडिंग भी बाकी की सीरीज़ की जितनी अच्छी हो जाए। मुझे होप मिला इसके मूवी से, क्योंकि कुछ बार एनीमे एंडिंग काफ़ी डिफरेंट होते हैं मांगा एंडिंग से। बट ये मूवी का एग्जिस्ट करना ही खुद में एक प्रॉब्लम लग रहा था, क्योंकि 30 से ज़्यादा चैप्टर्स बचे थे कवर करने को, जो कि ऑलरेडी रश्ड फील हो रहे थे मांगा में। और अब इन रश्ड चैप्टर्स को ये फिर से रश करके सिर्फ 2 घंटे की एक मूवी में अडॉप्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनदर सीजन। तो मुझे बहुत ही कम चांसेस लग रहे थे कि ये सीजन 2 जितना अच्छा निकलता। आखिर में बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद मूवी का रिलीज डेट आ गया, और मुझे पता चला कि मुझे तो और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में कहीं से भी देखने का कोई रास्ता था नहीं। तो मुझे लगा कि 3 महीने बाद इसका भी डिजिटल रिलीज हो जाएगा, बाकी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़ की तरह। लेकिन नहीं, 3 महीने बाद न्यूज़ आता है कि ये मूवी और ज़्यादा थिएटर्स में लग रहा है जापान में, मतलब आता माझी शतक। और फाइनली अब ये मूवी वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में भी रिलीज हो चुकी है, और डिजिटली भी। हालांकि इंडिया में ये दोनों ही फॉर्म्स में अवेलेबल नहीं है, बट यू नो हमने देख लिया इस मूवी को। और अगर आपको देखना है तो एक स्कीम है। तो क्या हुआ मूवी में? क्या इसका एंडिंग अलग है? क्या कोई एक्स्ट्रा सीन्स हैं? नहीं, एग्जैक्टली सेम है इसके मांगा से, बल्कि मांगा के सीन्स काट दिए गए हैं। जैसे कि स्विमिंग वाले जो चैप्टर्स थे उसको शॉर्ट करके खाली ओपनिंग में ही दिखा दिया गया है, उसमें ज़्यादा फोकस ही नहीं किया गया है। बट आई डोंट माइंड दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि मांगा को एग्जैक्टली कॉपी कर दिया गया है, तो वो मांगा के जो रस वाली फीलिंग है वो मूवी में भी है, मतलब लगभग उसी लेवल पे है। आई डोंट नो ये लोग सीन्स काटने के बाद भी उस रस लेवल को बढ़ने कैसे नहीं दिए, बट या दे डिड इट। और मूवी इंजॉयबल था, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मुझे इसका सीजन 2 जितना अच्छा लगा है, जितना अच्छा इसका सीजन 2 है, और जितना अच्छा इसके मांगा के बाकी के चैप्टर्स हैं, एंडिंग उस लेवल का नहीं लगा मुझे। जिस चीज़ से मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ था वो था इसका म्यूजिक और वॉइस एक्टिंग, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा था जब फुतारो अपना चॉइस करता है 5 क्विंटप्लेट्स में। उस टाइम बाकी चारों की रिएक्शन से मैं बहुत सैड था, जो कि इस मूवी के लिए सक्सेस की बात है, क्योंकि प्रोबेबली इसके क्रिएटर्स ऐसा चाहते थे कि इसके जो व्यूअर्स हैं वो इमोशनल हो जाएं जब फुतारो किसी एक को चूज करे 5 में से, और मैं हुआ इमोशनल। बट ये इसके क्रिएटर्स बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि उस मोमेंट में के ऊपर गुस्सा आए व्यूअर को, जो कि मुझे बहुत आया।
अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंडिंग बकवास है, मैं बस डिसअपॉइंटेड हूँ कि जितनी अच्छी सीरीज थी उतनी अच्छी एंडिंग नहीं है। पर इस एंडिंग के बाद भी ये चीज़ नहीं बदलती कि द क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। ये बात नहीं बदलती कि भले इसका डेस्टिनेशन उतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन जर्नी बहुत ही अच्छी थी। और ये बात भी नहीं बदलती कि आई स्टिल लव द क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स।